Students, now my next topic that is very important from board point of view is agricultural strategy, under which the first one was, you are able to see, the first one was land reforms, which are very important from board point of view, and the second one is new agricultural strategy, basically known as green revolution, new agricultural strategy. Now what are these land reforms? Land reforms क्या है? हमें पता है एग्रीकल्चरल के सेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई. अब गवर्नमेंट ने इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए एग्रीकल्चरल में कुछ चेंजेस लेकर आने के लिए सोचा, जिसके लिए न्यू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लॉन्च हुए. जिसमें सबसे पहला स्टेप जो लिया गया वो था लैंड रिफॉर्म्स, ज़मीन से रिलेटेड चेंजेस, विच इज़ बेसिकली नोन एज लैंड रिफॉर्म्स. ये लैंड रिफॉर्म्स वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे जो कि आपका ऑनर विच वॉज बीइंग चेंज्ड, ऑनरशिप जिसमें चेंज हुई, टिलर्स की जो कंडीशंस थी उनके ऊपर ध्यान दिया गया, एंड जो आपके छोटे छोटे सेगमेंट्स थे उनके ऊपर ध्यान दिया गया. तो इक्विटी इन एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर मेन जो कंसेप्ट था वो था इक्विटी इन एग्रीकल्चर, एंड टेनेंट्स के इंटरेस्ट को सेव करना, जो सब डिविजन्स थी, फ्रेगमेंटेशंस थी लैंड की, छोटे छोटे टुकड़ों में जो बटा हुआ था उनको कैसे एक में लाना सो दैट प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड. तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स के अंदर जो आपका स्टेप लिया गया, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग हेयर लैंड रिफॉर्म्स के अंदर जो आपका सबसे पहला स्टेप लिया गया, फर्स्ट स्टेप वाज abolition of intermediaries. You can see over here abolition of intermediaries मतलब मिडलमैन, बिचौलिए, जो आपके जितने भी मिडलमैन बिचौलिए थे उन सबको रिमूव करना. गवर्नमेंट ने उन सबको हटा दिया, उनसे ज़मीन लेकर क्या कर दी गई, पुअरलेस लेबर्स को दी गई. 50% लैंड जो थी, जो जमींदार के अंडर थी, उन सबको ले लिया गया, एंड इट वाज गिवन टू द पुअर फार्मर्स एंड द लैंडलेस टिलर्स. 1 साल के इंडिपेंडेंस के बाद ही ये स्टेप ले लिया गया था. इंटरमीडिएरीज सारे एबॉलिश कर दिए गए थे और टिलर्स ऑफ लैंड को उनका ऑनर बना दिया गया था, उनको लैंड उनकी वापस दे दी गई थी. तो दिस वाज द स्टेप टेकन बाय अंडर दिस एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज. जो एक्चुअल टिलर्स थे, जो ऑनर्स थे लैंड के, उनको लैंड वापस दे दी गई. इसके कारण जो जमींदारी सिस्टम था काफ़ी स्टेट से हट गया, रिमूव कर दिया गया. और 1951 में एबॉलिशन ऑफ जमींदारी राइट्स एक एक्ट पास हुआ, जिसमें कि जमींदारी सिस्टम को बिल्कुल ही एग्रीकल्चरल सेक्टर से खत्म कर दिया गया फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर और लैंडलेस लेबर्स. सो अब इससे क्या हुआ, 2 लाख जो टेनेंट थे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए गवर्नमेंट के, और वो डायरेक्ट अपना सेल कर पाए मार्केट में, जिसके कारण उनकी प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज तो हुई, उनको प्रॉफिट्स भी होना शुरू हो गए. नेक्स्ट है आपका लैंड सीलिंग. नेक्स्ट इज लैंड सीलिंग. लैंड सीलिंग का मतलब है लैंड को सील कर देना. यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड सीलिंग. तो ऐसा ही कुछ उस वक्त हुआ था, जिनके पास एक्स्ट्रा लैंड थी या ज़्यादा लैंड थी, बड़े बड़े जमींदार, उनके पास से वो लैंड ले ली गई, कुछ पोर्शन लैंड का ले लिया गया, लैंड को सील कर दिया गया कि इससे ज़्यादा लैंड किसी के पास नहीं रहेगी. इज दैट क्लियर? तो दिस इज व्हाट लैंड सीलिंग, टू ब्रिंग द इक्विटी, टू प्रमोट द इक्विटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. इट इम्प्लाइज द फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड which can be held by an individual. एक इंडिविजुअल के पास इससे ज़्यादा लैंड नहीं रहेगी. तो इट वॉज बीइंग रिज्यूम्ड बाय द गवर्नमेंट, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड थी वो एग्रीकल्चरल लैंडलेस लेबर्स को दे दी गई. दिस वॉज द नेक्स्ट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट. नाउ थर्ड वन इज टेनेंसी रिफॉर्म्स. Third one is
tenancy reforms. Now, what are these tenancy reforms? इसमें आपका टेन्योर, टेनेंट्स को सिक्योरिटी देना, रेगुलेशन ऑफ रेंट, उनसे रेंट टाइम पर, मतलब उनसे रेंट टाइम पर फिक्स करना, या भाई बहुत ज़्यादा हाई रेंट्स नहीं वो देंगे. ऑल दीज फैक्टर्स वर बीइंग टेकन इनटू दिस रिफॉर्म्स, टेनेंसी रिफॉर्म्स. इज दैट क्लियर? लैंड कैन बी रिज्यूम्ड बाय लैंडलॉर्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ पर्सनल कल्टीवेशन. अगर वो उनको पर्सनली कल्टीवेशन करने देंगे तभी लैंड दी जा सकती है, अदरवाइज नहीं. देन आपका ये जो टेनेंसी रिफॉर्म था, इसमें उनको ऑनरशिप के राइट दिए गए पुअर टेनेंट्स को, जो एक्चुअल टिलर्स थे. अब इससे क्या हुआ, जो आपका पुअर और लैंडलेस लेबर्स थे उनके पास लैंड चली गई. तो दीज वर द टेनेंसी रिफॉर्म्स विच वर बीइंग टेकन ड्यूरिंग दोज टाइम्स. कंसोलिडेटेड ऑफ होल्डिंग्स. कंसोलिडेटेड ऑफ होल्डिंग्स मतलब जिनके पास छोटे छोटे टुकड़े थे लैंड के. कंसोलिडेटेड ऑफ होल्डिंग्स, जिनके पास छोटे छोटे टुकड़े थे लैंड के, उन सब के लैंड को इकट्ठा कर दिया गया, सो दैट देयर प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड, और जो सरप्लस बचेगा वो उसको मार्केट में प्रॉपर सेल कर आ सके. एंड द लास्ट वन इज कोऑपरेटिव फार्मिंग. यू ऑल नो व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव फार्मिंग? कोऑपरेटिव फार्मिंग, इसको भी इम्प्रूव किया गया. मतलब जो डिफरेंट फार्मर्स हैं उनके पास जो लैंड्स हैं वो मिलजुल कर काम करें, वो कोऑपरेट करके फार्मिंग करें, सो दैट जो प्रोडक्टिविटी है दैट कैन बी इंक्रीज्ड, प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज. अगर बल्क में सरप्लस में आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, डेफिनेटली उसमें क्या होगा, सरप्लस बचेगा तो दैट कैन बी इजीली सोल्ड आउट इन द मार्केट एंड दे कैन हैव द हाई प्रॉफिट्स. थैंक यू.